अमेरिका में हर साल एक रात ऐसी आती है जिसे पर्च कहा जाता है। इस रात शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हर जुर्म कानूनी होता है। पुलिस मदद नहीं करती, अस्पताल काम नहीं करते और हुकूमत मुदाखलत नहीं करती। अमेरिका में न्यू फाउंडिंग फादर्स नामी ताकतवर हुकूमत एक ऐसे कानून पर फख्र करती है जिसने बज़ाहिर मुल्क को अमन दिया है। वो कहते हैं कि जराइम कम हो गए हैं, मईशत बेहतर हो गई है, लोग खुशहाल हैं। मगर इस सारे अमन के पीछे एक रात छुपी है जिसका नाम पर्च है। जैसे ही लॉस एंजलिस में शाम ढलती है, शहर की फिजा अजीब तरह की खामोशी ओढ़ लेती है। अमीर इलाकों में फौलादी शटर नीचे आना शुरू हो जाते हैं, सिक्योरिटी कैमरे ऑन होते हैं, दीवारों के पीछे कोई जदीद सिक्योरिटी नहीं और अपने घरों को जितना हो सके बंद करने की कोशिश करते हैं। घड़ी 6:61 दिखाती है। घरों में सांसें तेज, आंखें दरवाजों पर और फिर ठीक 7 बजे पर सायरन चीख उठता है। सरकारी ऐलान गूंजता है जिसमें ब्लेसेड बी आवर न्यू फाउंडिंग फादर्स जैसे अल्फाज शामिल होते हैं। ये आवाज मजहबी लगती है, मगर असल में ये रियासत के नजरिए की मेहर है। इसी ऐलान के साथ शहर में कानून खत्म और सिर्फ ताकत बाकी रह जाती है। इसी रात हमारी कहानी के चंद किरदार मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने जख्म लिए खड़े हैं। एक तरफ एवा सॉन्चिस है जो एक मेहनतकश औरत है। वो अपनी बेटी कैली के साथ एक सादा अपार्टमेंट में रहती है। उनके साथ एवा के वालिद रेको भी हैं जो शदीद बीमार हैं। रेको की सांसें भारी, जिस्म कमजोर, मगर जहन में एक फैसला पक्का। वो जानते हैं कि वो ज्यादा अरसा नहीं जिएंगे और वो ये भी जानते हैं कि इस निजाम में गरीब के लिए बीमारी भी सजा है, इलाज महंगा, सहारा कम और मुस्तकबिल धुंधला। रेको के दिल में सिर्फ एक फिक्र है कि एवा और कैली उसके बाद कैसे जिंदा रहेंगी। इसीलिए रेको खुफिया तौर पर एक ऐसे माहिदे में दाखिल हो चुका होता है जो इस निजाम का सबसे गंदा और सबसे खामोश पहलू है। पर्च की रात कुछ अमीर लोग शिकार खरीदते हैं और कुछ मजबूर लोग अपनी जान के बदले अपने खानदान के लिए रकम छोड़ जाते हैं। रेको ने भी यही रास्ता चुना होता है। वो चाहता है कि उसकी मौत बेकार न जाए, बल्कि एवा की जिंदगी में कुछ आसानी ले आए। इसीलिए पर्च शुरू होने से पहले वो घर में खामोशी से उठता है। एवा और कैली शायद तैयारियों में हों या लम्हाती गफलत में। रेको एक बार मुड़कर उनकी तरफ देखता है। वो नजर जैसे माफी भी मांगती है और दुआ भी देती है। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर एक गाड़ी पहले से तैयार होती है। रेको बैठ जाता है और गाड़ी अंधेरे में गुम हो जाती है। चंद लम्हों बाद एवा को सिर्फ एक नोट या पैगाम के जरिए एहसास होता है कि उसके वालिद ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसे रोका नहीं जा सकता। इस वक्त एवा के अंदर एक साथ दो चीजें टूटती हैं, बाप का सहारा भी और इस निजाम पर आखिरी एतमाद भी। दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर एक जोड़ा है, शीन और लिज, जो अपनी इस दवाजी कशीदगी के साथ घर लौटने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुरित से पहले ही उनके दरमियान तलखी है, बातों में झड़क, लहजे में थकन, और फिर अचानक उन्हें कुछ नौजवान निकाब पोश बाइकर्स घेर लेते हैं। वो पहले मजाक करते हैं, गाड़ी के साथ खेलते हैं, डराते हैं, जैसे वो पहले ही फैसला कर चुके हों कि आज रात उनकी तफरीह यही जोड़ा होगा। शीन गुस्से में होता है, मगर हाथ बंधे होते हैं क्योंकि अभी पुरज ऑफिशियली शुरू नहीं हुई। जैसे ही 7 बजते हैं और सायरन के साथ कानून खत्म होता है, उन्हीं लम्हों में शीन की गाड़ी जवाब दे देती है। यूं लगता है जैसे गाड़ी के साथ पहले ही कुछ छेड़छाड़ की गई थी और अब सड़क के बीचों बीच दो इंसान फंस जाते हैं। अंधेरे में बाइकर्स की इंजनों की आवाज दोबारा करीब आती है। नकाबों के पीछे हंसी, हाथों में हथियार, और अब उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं क्योंकि अब सब कुछ जायज है। इसी वक्त कहानी में लीवो बांस दाखिल होता है। लीवो एक साबिक पुलिस अफसर है, लेकिन उसकी वर्दी इस रात के लिए खत्म हो चुकी है। उसकी जिंदगी भी किसी पुरित जैसी रात के बाद खत्म हुई थी। उसका बेटा एक हादसे में मारा गया था और कातिल कानून के सुराखों, निजाम की बेहसी या इसी वहशी कल्चर के सबब बच निकला था। लीवो के अंदर बदले की आग बरसों से जल रही है। वो आज रात इसी मकसद से निकला था कि उस शख्स को ढूंढ कर मार दे। उसकी गाड़ी में हथियार हैं, उसकी आंखों में थकन है, मगर इरादा
पत्थर जैसा। जब लीवो सड़क पर शीन और लिस को बाइकर्स के घेरे में देखता है तो वो लम्हा उसकी कहानी का रुख बदल देता है। वो बाइकर्स को खबरदार नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो सीधा एक प्रोफेशनल अंदाज में गोली चलाता है या अपनी मौजूदगी से उनको पसपा कर देता है। बाइकर्स चूक जाते हैं क्योंकि लीवो उन जैसा रैंडम नहीं, वो ट्रेंड है, उसके हाथ स्टेडी हैं, वो खतरा समझता है। बाइकर्स पीछे हटते हैं, मगर ये पीछे हटना मुकम्मल खात्मा नहीं, ये सिर्फ अगली मुलाकात की धमकी है। लीवो शीन और लिस को अपनी गाड़ी में बिठा देता है क्योंकि वो जानता है कि इस रात अकेला रहना मौत को दावत देने के बराबर है। इसी दौरान ईवा और कैली के इलाके में हालात मजीद खराब हो जाते हैं। वो सोचती हैं कि शायद वो घर में बंद रहकर बच जाएंगी, मगर करीब इलाकों में घर किला नहीं होते, दरवाजे टूटते हैं, चीखें आती हैं और फिर एक ऐसा ग्रोह सामने आता है जो बाकी कातिलों जैसा नहीं लगता। ये मुनज़्ज़म है, तरबियत याफ्ता है, उनके पास बेहतर हथियार और वाज़े हिकमत अमली है। वो लोगों को बेदरीग मारने के बजाय जिंदा पकड़ रहे हैं, जैसे उनका मकसद कत्ल से ज्यादा कुछ और हो। वो अपार्टमेंट में धावा बोलते हैं, लोगों को घसीटते हैं, हाथ बांधते हैं और ईवा और कैली को भी पकड़कर एक बख्तर बंद ट्रक में डाल देते हैं। यहां से फिल्म का सबसे खौफनाक एहसास पैदा होता है कि ये रात सिर्फ क्योस नहीं बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा है। लीवो जब ये सब देखता या जानता है तो उसके अंदर दूसरा फैसला जन्म लेता है। वो बदले के लिए निकला था, मगर अब वो देख रहा है कि एक माँ और बेटी को गायब किया जा रहा है और उस गायब होने में एक अजीब सा बिजनेस छुपा हुआ है। लीवो के साथ शेन और लज भी हैं। वो खौफ में हैं, लज सदमे में, शेन गुस्से में, मगर दोनों बेबस। लीवो उनसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उसे फॉलो करें और फिर वो इस ट्रक का पीछा शुरू करता है। शहर की सड़कें अब मुकम्मल तौर पर जंगल बन चुकी हैं। कहीं लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं लाशें पड़ी हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं मजहबी या सियासी नारों जैसी आवाजें और कहीं सन्नाटा जिसके अंदर से अचानक गोली निकल सकती है। लीवो एक एक मोड़ पर सोच समझकर गाड़ी चलाता है क्योंकि वो जानता है कि किसी भी वक्त सड़क बंद हो सकती है और किसी भी वक्त कोई टीम उसे घेर सकती है। ट्रक आखिरकार एक ऐसे इलाके में दाखिल होता है जो अमीरों की दुनिया है। ट्रक एक पुरतायश कंपाउंड में जाता है जहां अंदर एक अजीब सी तकरीब चल रही होती है। ईवा और कैली जैसे कैदियों को एक हॉल में लाया जाता है। वहां अमीर लोग मास्क पहने बैठे होते हैं, शीशे के गिलास, कहकहे, मौसीकी, जैसे ये कोई पार्टी हो, मगर इस पार्टी का मौजू इंसान है। स्टेज पर कैदी खड़े किए जाते हैं और फिर बोली लगना शुरू होती है। यहाँ कत्ल एक जरूरत नहीं, एक तफरीह है, एक हॉबी है, एक तबकाती ताकत का इजहार है। ईवा अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ती है। कैली की आंखों में खौफ के साथ साथ बगावत भी है। उन्हें यूं महसूस होता है जैसे उनकी हैसियत इंसान से गिरकर सामान बन गई हो। बोली बढ़ती है। अमीर खरीदार आराम से कीमतें लगाते हैं और आखिरकार एक अमीर जोड़ा या कोई खरीदार ईवा और कैली को खरीद लेता है। उन्हें निजी कमरे की तरफ ले जाने की तैयारी होती है। उधर लीवो कंपाउंड के बाहर पहुंच चुका होता है। वो सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं घुसता क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से फौरन मारा जा सकता है। वो पहले सिक्योरिटी देखता है, गार्ड पैटर्न्स ऊबर्स करता है, मौका ढूंढता है, फिर खामोशी से एक गार्ड को न्यूट्रलाइज करके उसका हथियार और रसाई इस्तेमाल करता है। वो अंदर दाखिल होता है। हॉल के करीब पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि ये जगह परच का असल मकरूह चेहरा है और जैसे ही ईवा और कैली को अंदर ले जाया जा रहा होता है उसी लम्हे लीवो कार्रवाई करता है। दरवाजे खुलते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है, शीशे टूटते हैं, चीखें बुलंद होती हैं। अमीर लोग जो अभी तक तमाशाई थे अब खुद खौफजदा हो जाते हैं। सिक्योरिटी एहलकार पोजीशन लेते हैं। लेब उन्हें एक एक करके पीछे धकेलता है और ईवा वोकेली को आजाद करके अपने पीछे रहने का कहता है। इस दौरान शेन भी मजबूरन हिम्मत करके मदद करता है क्योंकि अब ये सिर्फ दूसरों का मसला नहीं, अगर लेवो हार गया तो सब मर जाएंगे। लुस जख्मी हो जाती है या बहुत करीब से बचती है, वो कमजोर पड़ती है, मगर ग्रुप की वाहिद उम्मीद यही है कि वो कंपाउंड से निकल जाएं। एक शदीद झड़प के बाद वो किसी तरह बाहर आते हैं। अब वक्त
बहुत कम रह गया है। आसमान के किनारे पर सुबह की हल्की सी लकीर बनने लगती है, मगर शहर अभी भी खून में डूबा हुआ है। लेवो के जहन में उसका असल मकसद दोबारा जागता है। वो जानता है कि उसकी पूरी जिंदगी का जख्म अभी भी वही है, उसके बेटे का कातिल। और अब जब वो इवावो कैली को बचा चुका है, तो वो सोचता है कि शायद ये उसकी रात का आखिरी काम हो। वो अपने टारगेट के घर की तरफ बढ़ता है। इवा उसे रोकना चाहती है या कम से कम समझाना चाहती है, मगर वो लेवो के अंदर के टूटे हुए बाप को भी देख चुकी है। घर पहुंचकर लेवो अंदर दाखिल होता है। वहां वो शख्स अपने खानदान के साथ छुपा हुआ होता है। अब ताकत का तवाजुन बदल जाता है। वो शख्स जो कभी कानून के सहारे बचा था, आज एक बंदूक के सामने बेबस है। वो माफी मांगता है, रोता है, अपने बच्चों का वास्ता देता है, और लेवो के सामने वो लम्हा आ जाता है जिसका ख्वाब वो बरसों से देख रहा था। ट्रिगर पर उंगली, सामने दुश्मन, मगर पीछे बच्चों की चीखें और इवा की आवाज कि अगर तुमने ये किया तो तुम भी इसी दरिंदगी में शामिल हो जाओगे जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो। लेवो के अंदर जंग होती है। वो एक तरफ अपने बेटे की तस्वीर देखता है और दूसरी तरफ ये समझता है कि कत्ल करने से शायद दर्द खत्म ना हो, बल्कि एक नया दर्द पैदा हो जाए। आखिरकार वो बंदूक नीचे कर देता है। वो बदला नहीं लेता, मगर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, असल खतरा जाहिर होता है। एक सरकारी टैक्टिकल स्क्वाड, ऐसे लोग जो आम कातिल नहीं, रियासत की मशीन हैं। वो खुफिया तौर पर कमजोर तबके के लोगों को खत्म करने आए हैं, ताकि आदाद शुमार बेहतर रहें, ताकि हुकूमत अपने झूठे अमन को जस्टिफाई कर सके। अब लेवो समझ जाता है कि पुरिच सिर्फ लोगों की वहशत नहीं, बल्कि निजाम की पॉलिसी है, और इसीलिए वो उनसे लड़ता है। ये लड़ाई सर्वाइवल की भी है और एक सच को जिंदा रखने की भी। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं, और वक्त 6:59 के करीब आ जाता है। आखिरी लम्हों में जब सब कुछ खत्म होने के करीब होता है, ठीक 7 बजे पर सायरन दोबारा बजता है। ऐलान होता है कि पुरिच खत्म हो चुकी है और अब जुर्म गैर कानूनी है। स्क्वाड रुक जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। जो लोग अभी तक कातिल थे, वो अचानक कानूनी शहरी बन जाते हैं। ये तब्दीली सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये बताती है कि असल दरिंदगी इंसान के हाथ में नहीं, निजाम के बटन में है। सुबह हो जाती है, शहर में एम्बुलेंसें चलने लगती हैं। न्यूज चैनल्स उसे एक और कामयाब पुरिच कहते हैं, मगर इवा और कैली जानती हैं कि ये रात उनसे क्या छीन कर ले गई। शेन और लुस जानते हैं कि वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, और लेवो जानता है कि उसने बदला नहीं लिया, मगर शायद उसने अपने अंदर के अंधेरे को शिकस्त दी है। और कहानी इस एहसास पर खत्म होती है कि पुरिच ने किसी को हीरो नहीं बनाया। पुरिच ने सिर्फ ये दिखाया कि इंसान के अंदर क्या है और निजाम के अंदर क्या है। और असल सवाल ये रह जाता है कि अगर एक रात में सब कुछ जायज हो जाए, तो कसूरवार कौन है? वो हाथ जो वार करता है, या वो कानून जो इजाजत देता है?